स्ट्रेट लाइन बनाया लेकिन लाइन के नीचे zigzag लाइन दे दिया। स्ट्रेट पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं स्ट्रेट ही रखूँ। ठीक, देखिए पहले आप स्ट्रेट लाइन समझिए होता क्या है। स्ट्रेट लाइन हम कहते किसे हैं, या मैं बोलूँ लाइन किसे बोलते हैं। आप बोलेंगे सर मैं लाइन उनको बोलता हूँ जिनमें विड्थ नहीं होता, मतलब केवल लेंथ होता है। जैसे पॉइंट हम बोलते हैं ना कि पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऐसा होता है जिनका ना तो लेंथ होता है ना तो विड्थ होता है ना, ये पॉइंट कहलाता है। तो ऐसे ही हमारा लाइन जो होता है ना स्ट्रेट लाइन, वह स्ट्रेट तो होता ही है बट उनका कोई लेंथ तो होगा बट कोई ये विड्थ नहीं होगा, तो हम इन्हें बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। इसी पर हम आज अपना बेसिक जो भी रहेगा जितना फार्मूला बन सकता है या इनमें कौन कौन से फार्मूला का यूज हो सकता है मैं उन पर बात करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा स्ट्रेट लाइन में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो फर्स्टली हमें जानना पड़ेगा क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्या होता है? क्वाड्रेट, इनके बारे में आप देखिएगा होता क्या है। ये आप जानते होंगे कि क्वाड्रेट ऐसे 4 पार्ट होते हैं, क्योंकि ये अपना होता है एक्स एक्सिस, इन्हें बोलते हैं, देखो इन्हें बोलते हैं वाई एक्सिस, इन्हें बोला जाता है वाई डैश एक्सिस। हम एकदम बॉटम से चलेंगे ये मानते हुए कि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता या हमने कभी स्ट्रेट लाइन पढ़ाई नहीं है, हम उस लेवल पे स्टार्ट करेंगे बराबर। ऐसे आपको पता होगा इनके बारे में अच्छे से। और ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, जो हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड के इस तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। इनके केस में यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। अब इनमें देखिएगा फोर्थ, ये फोर्थ होता है। इनमें साइन का बहुत बड़ा रोल होता है कि साइन को हम कैसे डिनोट करते हैं। साइन देखिएगा इस लाइन पर जितने भी लाइन रहेंगे, इस पॉइंट पर, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट रहेंगे ये लाइन पॉजिटिव कहलाएगा। अपर साइड में जो भी पॉइंट रहेंगे सब क्या कहलाएंगे? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इन पर नेगेटिव और इन पर भी नेगेटिव, मतलब नीचे नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव। सेकेंड बात, यहाँ पर हमेशा हम लिखते हैं एक्स कामा वाई। जो भी अगर हमें डिनोट करना होगा कोऑर्डिनेट को, हम पहले एक्स कामा वाई। एक्स क्या होता है? जहाँ पर एक्स और वाई, एक्स होता है एक्सिस का, ठीक है, और कोऑर्डिनेट होता है ये वाई हमारा होता है कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट उसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बराबर। आप हमेशा याद रखिएगा कि हम हमेशा पहले एक्स को ही लिखेंगे। ठीक, अब इन्हीं पर हम बनाते हैं कि प्लस माइनस किस टाइप का होता है, मैं उनको समझूंगा। मैंने क्या बताया, मान लीजिए जैसे इस पॉइंट में मुझे कोई बताना है, हमें केवल साइन बेस पर हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। ठीक, तो अब हमने क्या बताया, यहाँ पर पहले कौन से पॉइंट लेंगे? आप बोलेंगे सर एक्स, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, तो ये है ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये तो पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ये लाइन, इसलिए पहले लिखूंगा पॉजिटिव। फिर अब किसका है? वाई का, वाई ये है। देखो ये जो ये बना है ग्राफ, अगर ये ग्राफ देखो तो किससे मिलके बना होगा? तो आप बोलेंगे सर इस लाइन और इस लाइन से, और ये लाइन एक्स को बताता है और ये लाइन वाई को बताता है, इसलिए फर्स्ट में पॉजिटिव और ये वाई बता रहा है, वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपर साइड और डाउन साइड दोनों हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड देखिएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप क्या जानते हैं? आप बोलेंगे सर मैं तो जानता हूँ फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, तो अब एक्स कौन सा लाइन है? एक्स, ये लाइन देखो, ये कोऑर्डिनेट किससे मिलके बन रहा है? आप बोलेंगे इन दोनों से, तो इन दोनों में पहले एक्स आता है, तो एक्स ये लाइन डिनोट कर रहा है, तो ये लाइन तो हमारा बताता है नेगेटिव, और फिर सेकंड लाइन ये बताता है और ये लाइन क्या बताता है? पॉजिटिव, इसलिए हम सेकंड को बोलेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? थर्ड देखिएगा, थर्ड ये कोऑर्डिनेट है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो अब ये किससे मिलके बना है? तो आप बोलेंगे सर इनसे और इनसे,
और इनसे मिलके बना है तो पहले यक्स आता है, तो इन लाइन में यक्स कौन है? आप बोलेंगे सर ये यक्स है, ये यक्स है और ये नेगेटिव है, तो बोलेंगे नेगेटिव, कॉमा ये वाई है और ये लाइन बताता है डाउन है मतलब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। बराबर। अब देखिएगा, अब ये कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट इनसे और इनसे मिलके बना है, और ये लाइन जो होता है राइट साइड है, पहले एक्स बताता है इसलिए ये बताएंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और ये डाउन बताता है तो डाउन का मतलब नेगेटिव, और ये वाई है तो इसलिए हो जाएगा माइनस। ये है हमारा कोऑर्डिनेट कि कैसे हम दर्शाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? एनी डाउट किसी को भी नहीं? तो हमने ये सीखा कि हम कैसे इनको समझ सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, इनमें साइन का रोल होता है। बराबर। अब आगे समझिएगा, कुछ पॉइंट हम आपसे बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब समझ रहे हो, कोई पॉइंट है जो केवल किस पर स्थित है? एक्स एक्सिस पर। तो आप बोलेंगे सर मतलब अब डायग्राम बनाए हम, तो हम बोलूँगा कोऑर्डिनेट देखो ऐसे होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, एक्स देखो एक्स एक्सिस बोला है ना कि एक्स डैश, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ बोला है एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं क्या? इस पॉइंट पर नाम रख दे रहे हैं, यही पॉइंट है, इनका नाम रख दे रहा हूँ मैं, ए रख दूँ ए। जब क्या वाई का पॉइंट का जिक्र किया है? तो वाई है ही नहीं। अगर वाई नहीं है तो यहाँ से एक कंसेप्ट बनेगा, एक्स एक्सिस पर यदि कोई होगा, एक्स एक्सिस पर, तो वाई बराबर 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वाई 0 है, क्योंकि वाई का जिक्र ही नहीं किया है। अगर मैं इनके लिए कोऑर्डिनेट में बात करूं, केवल कोऑर्डिनेट में, तो आप बोलेंगे सर ये ए है पॉइंट, तो ये हो जाएगा a, 0। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट हमारा, तो देन y = 0 होगा। ठीक। सेकेंड बात, a, 0 कोऑर्डिनेट होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बन रहा है ना, जो लाइन बन रहा है वो किसके पैरेलल होगा, किस एक्सिस के पैरेलल? तो देखिए इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन कौन सा है? इस पॉइंट से हम पास कर रहे हैं कोई लाइन, तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट से ऐसे पास होगा। बराबर है ना? तो और ये देख रहे हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं? अभी तो हमने पढ़ा था, इस लाइन को मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस। बराबर है कि नहीं? ये लाइन कौन सा है? वाई एक्सिस। मतलब जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन पास होता है ना, वो वाई के पैरेलल होता है, ये भी तो बोल सकता हूँ। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट निकलेगा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा लाइन, हमारा पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, तो वाई पर क्या होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल टू वाई। बराबर, वाई पे पैरेलल होगा। ये तो मैंने एक कंसेप्ट समझा। आप ऐसे ही कंसेप्ट नेक्स्ट भी समझ सकते हैं। कौन सा? वाई के लिए। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ ये बता रहा हूँ कि इफ एनी पॉइंट का मतलब मैं ले रहा हूँ बी, और यहाँ पर एनी पॉइंट का मतलब मैं ले रहा हूँ ए। इफ एनी पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस, देन, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा। देन मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने बताया यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, अब किस पर होगा, है ना? मतलब कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट आपको ऐसे मिलेगा, और पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर है। इन पॉइंट पे होने का मतलब क्या है? x = 0, ये पॉइंट मान लीजिए b है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो होगा ना, x के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट किसके पैरेलल है? x के पैरेलल। अगर मैं इनका नाम रख दूँ x
एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ क्या क्या कंसेप्ट निकलेगा? तो पहला तो पॉइंट अगर मैं देखूँ कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट में देखूँ तो एक तो मिलेगा 0, B। एक सेकेंड बात क्या निकलेगा? पैरेलल टू किनके एक्स एक्सिस। थर्ड बातें क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट मिल गया, पैरेलल मिल गया, और थर्ड बातें क्या कर सकता हूँ? हाँ, x इक्वल टू 0। तीन कंसेप्ट हमें मिला यहाँ से, फर्स्ट कंसेप्ट, सेकेंड, थर्ड। हम इनके बारे में समझ लिया कि कैसे इन कोऑर्डिनेट पर बात होता है, क्योंकि अब हम देखेंगे स्लोप के बारे में। ठीक, यदि कोई इक्वेशन हम समझते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझेंगे, पहले आप इतना कर लें, उसके बाद मैं आगे चलूँ। टाइम दे रहा हूँ, आप देख तो फिर आगे चलो। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बना? अच्छा, मैं एक ऐसे भी बोलूँ तो भी दिक्कत नहीं होगा, ध्यान देना इधर थोड़ा सा। इसमें हम एक एडवांस और बता रहे हैं। देखिए, इस एक्सिस में दोनों पॉजिटिव है, ध्यान देना, इस एक्सिस में दोनों पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? एनी नंबर वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कब होगा पॉजिटिव? 0 से ज़्यादा, बराबर है, ग्रेटर देन 0। मतलब ये एक्स एक्सिस है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स एक्सिस ये इनका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर आपको इस टाइप से दिया रहेगा, ऑप्शनल में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? और y का भी वैल्यू पॉजिटिव है तो y का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, बराबर है नहीं? फर्स्ट में ऐसा बन सकता है। सेकंड में क्या बनेगा? फर्स्ट किसको बता रहा है? नेगेटिव। कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब होता है? जब हम स्मॉलर 0, तो हम बोलेंगे कि x 0 से भी छोटा है, ठीक है ना? x 0 अब दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है ना, छोटा नहीं दिख रहा है ना? और y देखो पॉजिटिव है तो y ग्रेटर देन 0। इनमें क्या वैल्यू होगा? दोनों माइनस है। दोनों माइनस का मतलब दोनों हमारा x एक्सिस भी छोटा है 0 से और y एक्सिस भी 0 से छोटा है। इनमें x पॉजिटिव है तो बोलेंगे x एक्सिस 0 से छोटा और y एक्सिस सॉरी ये तो बड़ा होगा और ये होगा बराबर। कर लिया आप इतना।
कोई दिक्कत नहीं, क्लास में लाइव जाकर आप ले सकते हो। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको आप आकर वापस वीडियो देखें और वहाँ से हम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ बढ़िया, हो गया हो गया। इस साइड का रब कर सकते हैं ना। चलो देखिए, अब नेक्स्ट में अब हम अगला पढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट है, एक लाइन ये है, ये और ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट के रिलेटेड से टाइम ज़्यादा सही रहेगा। पहले तो आप डिस्टेंस फार्मूला समझने से पहले थोड़ा सा बात आप ये समझे। जैसे एक पॉइंट एक्स वाई है और ये कोऑर्डिनेट पर कैसे स्थित होता है, आप ये देखेंगे कि आप ये बोलेंगे सर ऐसे है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे यहाँ है, वाई एक्सिस पे यहाँ है, तो हम इनको डिनोट ऐसे करते हैं, कुछ यहाँ ले जाकर और एक पॉइंट यहाँ मिला देते हैं, और ये जो पॉइंट कहलाता है ना, ये होगा एक्स कामा वाई। ऐसे ही करते हैं, केवल एक पॉइंट दिया हो तब के लिए ये करते हैं। लेकिन अब आप समझिए, हमें डिस्टेंस बताना है ना, हम इनके बारे में समझते हैं। मान लीजिए जैसे हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। इफ गिवन 2 पॉइंट, इफ गिवन 2 पॉइंट x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, और मैंने इस कोऑर्डिनेट से आपको एक 2 पॉइंट दे दिया। ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और इन पॉइंट का नाम रख दिया x1 x2, x1 कामा y1, और इनका नाम रख दिया x2 कामा y2, और ये नाम रख दिया a और ये b, और ये है x एक्सिस, और ये कौन सा है? y एक्सिस। समझ में आ रहा है? हमें बोला है कि डिस्टेंस बताइए, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला है। हमें डिस्टेंस बोला है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए आप। डिस्टेंस हमें पता है, यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एज ए गिवन अपना जैसा एक्सप्रेशन में दिया रहेगा। अब आप समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हम करते क्या है। डिस्टेंस बराबर आप लगाइएगा रूट लगाइएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बोला डिस्टेंस के लिए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इन्हें थोड़ा सा अच्छे लिखें। ये है अपना। अच्छा, होगा क्या, कभी कभी क्या होगा ना, ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ से पास होगा, यहाँ से पॉइंट दे दे। मान लीजिए एक पॉइंट मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ, ये पॉइंट, और ये पॉइंट रख दे रहा हूँ x1 x कामा y। फिर आपसे पूछिए, और ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, और इनका वैल्यू होता है 0 कामा 0, ठीक।
अगर यहाँ से पास हो रहा है, इनकी डिस्टेंस बोले, अगर मैं बोलूँ ये सी और ये डी है, तो डिस्टेंस बोले, डिस्टेंस इनके लिए बोले x कामा वाई के लिए, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ना, ये फार्मूला होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट डिस्टेंस अपना ये हो जाएगा। समझ में आया? ये कब होता है? जब हमारा ओरिजिन से पास होगा, 0,0 to 0 यहाँ से पास होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से अगर पास होगा तब के लिए, और ये अपना क्या होगा, पॉइंट दिया रहेगा, कोई पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। समझ में आएगी? समझ में आया? जब हमें पॉइंट, 2 पॉइंट दिया रहेगा तब के लिए तो डिस्टेंस लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब डिस्टेंस हमारा एक्स वाई दिया रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पास होगा, तो उनके लिए अगर हमें बोले डिस्टेंस, तो मैं बोलूँगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दरअसल यहाँ पर जो 0 होता है ना, रहता है, बट हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उनका वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब लिख लीजिए इनके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं मिड पॉइंट। हाँ, डिस्टेंस आप लिख लें तो आगे चले। समझ में? कोई डाउट है इसमें? हो गया? रब करें। देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम सेक्शन फार्मूला। अभी हम बेसिक चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक अपना जैसे ही कंप्लीट होगा तो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट हो रहा है। सेक्शन फार्मूला यहाँ तक दिख रहा है। सेक्शन फार्मूला ठीक। अब इनमें देखिएगा, इनमें दो टाइप का फार्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक हमें देखिए कोई पॉइंट है 2 पॉइंट ए जिनका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी जिनका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में 2 पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2। यहाँ से दो बातें आएगा। फर्स्ट बात क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा, पहला है एक इंटरनल डिवीजन।
इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है? मतलब समझिए, ये कोई लाइन है, मैंने इस लाइन को डिवीजन कर रहा हूँ और डिवीजन हमारा मिड पॉइंट हो रहा है। मतलब जैसे एक पॉइंट है हमारा, एक लाइन है ये ए और बी, ए कामा बी, और इनका कोऑर्डिनेट दिया है x1 कामा y1 और इनका कोऑर्डिनेट दिया है x2 कामा y2 और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट का वैल्यू मानते हैं मैं b, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का वैल्यू है m। ये मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, हमें इसी का वैल्यू निकालना है और ये मानते हैं p। m माने है ना, चलो ठीक है, जाने दो इसको, m नहीं है, यही डिस्टेंस हमें निकालना है कि मिड पॉइंट क्या होगा। अगर बातें इंटरनल के लिए बोले तो आप समझ जाएं, इंटरनल का मतलब होता है पॉजिटिव। जब बातें इंटरनल के लिए बोलेगा तो पॉजिटिव लगाएंगे, कहाँ पॉजिटिव लगाएंगे समझ रहे हैं इनके बारे में। इनके लिए सेक्शन फार्मूला क्या होगा, ये मानते हैं पॉइंट मान लेते हैं x कामा y है, सपोज करते हैं कि जहाँ आ रहा है ना ये x कामा y, और जो ये रेशियो डिवाइड करेगा, ये करेगा n और ये करेगा m। इनके लिए मैं इनका नाम रख दे रहा हूँ p, जैसे आप डिस्टर्ब ना हो, बराबर। n रेशियो m में किया है, मतलब ये पोर्शन n है, ये पोर्शन m है। जरूरी नहीं है कि ये मिड ही हो, मतलब समझे, देखो मैं ये हटा दे रहा हूँ जैसे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसको मैं मिड पॉइंट ना बोल के मिड पॉइंट आगे बताऊंगा। मैंने बताया ये पॉइंट है एक P, एक पॉइंट है जो कि इनको M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल नहीं है। तो पहला केस जब इंटरनल डिवाइड करता है, इंटरनल का मतलब A और B के ही बीच में ये पॉइंट कहीं है, तो मैंने माना यहाँ पर ये पॉइंट है। अब इनके लिए डिवीजन का फार्मूला क्या होगा, डिवीजन का फार्मूला होगा x के लिए, समझिएगा। x के लिए हम क्या रखेंगे, mx2, यहाँ पर रखूँगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या रखूँगा, y के लिए रखूँगा यहीं पर जहाँ m है ना, जहाँ पर x है वहाँ y, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, बराबर। ये कौन सा फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में भी इंटरनल के लिए बात किया। इंटरनल का मतलब x लिया, आप x2 में m2 का मल्टीप्लाई करना प्लस n लेना, इनके साथ x1 लेना, भाई दोनों को ऐड कर देना जिस सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, m प्लस n। y के लिए क्या लेंगे, m के साथ y2 मतलब ये है कि यहाँ का जो यहाँ पर होता है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। क्लियर है, ये तो हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला इंटरनल के लिए। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बातें करें, सेकेंड भी बातें आएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में आप इनके बारे में समझिए कि क्या होगा। ये पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है ये A और ये पॉइंट है B, इनका जो होगा वह होगा x1 कामा y1 और इनका होगा x2 कामा y2। लेकिन अब कह रहा है कि ये एक्सटर्नल है, मतलब इनको डिवाइड तो कर रहा है बट एक्सटर्नल, मतलब ये पॉइंट कहीं इसके बाहर होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है P और जिनका कोऑर्डिनेट मैंने रख दिया x कामा y, यही मुझे फाइंड करना है। यहाँ का बोलेगा कि अब बताइए, और यहाँ पर जो डिवीजन आ रहा है ना, वो आ रहा है m/n, ठीक, mn, यहाँ पर nm माने तो यहाँ पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे nm। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए जो फार्मूला होगा हमारा x, एक्सटर्नल डिवीजन, मैंने बोला था यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव। अब आप बोलेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव का मतलब यहाँ भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा x के लिए, वह बनेगा, दिख रहा है ना, ये बनेगा हमारा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यहाँ माइनस करेंगे, जब एक्सटर्नल बोलेगा तो माइनस, क्यों, क्योंकि ये अपने ये पॉइंट इस पॉइंट से आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब माइनस रखेंगे। और y के लिए क्या रखेंगे, y के लिए बातें करूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा m
y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। बराबर, एक्सटर्नल ये हो गया, इंटरनल ये हो गया। इनका ये ऐसे ही आया, बट ये थोड़ा बड़ा वैल्यू इसलिए मैंने अलग अलग किया। और आप देखेंगे तो x का y एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ा सेक्शन फार्मूला। अब इसी केस में एक आता है मिड पॉइंट, यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ करें कि रब कर दूँ, आप लिख लें तो फिर रब करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम मिड वैल्यू पढ़ाए, यहाँ पर आ सकता है, हाँ आ जाएगा ना। चलो यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है मिड वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है मिड वैल्यू, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसी को तो बोलते हैं मिड पॉइंट। मतलब क्या है, देखिएगा, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है ए और ये लाइन है बी, इनका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है x1 कामा y1 और इनका दिया हुआ है x2 कामा y2, और एक पॉइंट है P। मान लीजिए ये पॉइंट है P और जो कि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसका x कामा y ये कोऑर्डिनेट है। अब हमें बोलेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एक x बराबर कैपिटल X, मतलब ये x के लिए, तो ये लेंगे x1 प्लस x2/2। समझ में आया? पहले वाले को फर्स्ट x 1 है ना, x1 प्लस x2 दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा p का वैल्यू x का। और सेकंड के लिए क्या लेंगे, y बराबर y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, y के लिए आ जाएगा y1 प्लस y2/2, ये आ जाएगा सेकंड के लिए y। तो हमारा मिड वैल्यू आ गया। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये अपना आ गया मिड वैल्यू। तो हमने पढ़ा सेक्शन, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल, फिर मैंने पढ़ा मिड वैल्यू ये। बराबर, करें आप इतना लिखें फिर आगे चलें। हो जाएगा तो बताना आगे चलो। हो गया?
चलें। देखो नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तक पढ़िए, अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, जिनमें 3 साइड होगा, 3 एंगल होगा और 3 वर्टेक्स होगा। मतलब समझिएगा, जैसे ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ये, और ये ए बी और सी, ए बी सी, देखा इनके जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट मानते हैं x1, y1। इनको हम सपोज करते हैं x2, y2, और इनको सपोज करते हैं x3, y3। ये है, देखिए ये एंगल है इनका, ये एंगल है, ठीक, ये साइड है और ये इनका वर्टेक्स। मतलब 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल, इनसे मिलके ट्रायंगल बनता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। हम सब जानते हैं कि अगर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर दे तो वैल्यू क्या आता है, वैल्यू आता है 180। तो अब इनके लिए हमें इनका पूछेगा एरिया। एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए इनका 2 फॉर्मेट होता है। एक तो एरिया होता है, एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ये होगा। ये कोऑर्डिनेट जब हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो के लिए। अब जिनको लगेगा सर ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, कैसे सॉल्व करूँ, अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए आप इस ब्रांच से नहीं है और आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इनके लिए हम इनको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2, आप ये याद कर लीजिएगा। यहाँ होगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनता है। x2, यहाँ पे x1 से स्टार्ट करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब याद करने का ट्रिक समझो, हम बाहर x1, x2, x3 बाहर रखेंगे और सब में पॉजिटिव रहेगा, अंदर छोटे वाले ब्रैकेट में नेगेटिव। याद कैसे करना है, देखो काउंट करना है 1 2 3, फिर यहाँ 2 है, 2 के बाद 3, अब खत्म हो गया, फिर स्टार्ट 1 से हो जाएगा 2 3 1, फिर यहाँ 3 है, 3 तो लास्ट तक खत्म हो गया, फिर 1 से स्टार्ट होगा 3 1 2। समझ में आया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एक तो ये हो गया। अच्छा, ये एरिया हो गया इनका, लेकिन एक बोलता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आप बता सकते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब एक अगर ये कोई पॉइंट है, कोई लाइन, जैसे कोलिनियर के बारे में बोल रहे हैं हम, कोलिनियर यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोलिनियर मतलब, कोलिनियर का मतलब होता है यदि कोई लाइन है या ट्रायंगल है, उन पे ना ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, उनके लिए क्या होगा कि ऑल पॉइंट एक ही लाइन पे हो, जितने भी पॉइंट है सब एक ही लाइन पे हो। ये कोई पॉइंट है, इन पॉइंट पर ये पॉइंट, ये कोई लाइन है और इस पर यही लाइन है। तो ये जो फार्मूला है ना, सारा फार्मूला यही रहेगा। लेकिन क्या होता है कोलिनियर में हम फार्मूला लगा देंगे। अगर एक कोलिनियर है तो होगा क्या, अगर कोई ट्रायंगल है और बोला ये कोलिनियर है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 0। कोलिनियर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वही कोलिनियर होता है, बट हम क्या करेंगे, उनको 0 कर देंगे। अगर मैं बोलूँ इन फॉर्म में लिखना चाहूँ कोलिनियर है, तो हम बोलेंगे देखो ऐसे, ये 1/2 है ना इस साइड, दरअसल इनके बराबर भी तो 0 होगा,
तो 1/2 जो होगा ना 0 हो जाएगा। ये डिवाइड है ना, 1/2 उस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाइंग होगा और वहाँ जाने पर वह क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा कोलिनियर के लिए, ये x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 इक्वल 0। ये हो जाएगा, समझ में आया कोलिनियर? ये 0 दिख रहा है ना उसमें, ठीक है ना। करिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो डायरेक्ट कोलिनियर और एक तो डायरेक्ट एरिया पूछेगा। एरिया के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। आप ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और डायरेक्ट अगर रख देंगे वैल्यू तो भी वैल्यू आपका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, ये एरिया निकालेगा, केवल एरिया बोलेगा तो ये मिलेगा। कोलिनियर बोला तो यही रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा, बस यहाँ बराबर 0 कर देंगे। कोलिनियर से हमें वैल्यू पूछता है, हमें वैल्यू पूछेगा x का, y का, k का, कोई वैल्यू यहाँ आपको होल्ड कर देगा। जैसे ये दिया रहेगा ना, ये पॉइंट ये दिया रहेगा, बट इन क्वाड्रेंट में किसी एक को डाउट कर देगा, मतलब आपको x रख देगा, केवल p रख देगा, k रख देगा, ऐसे कहीं भी रख सकता है। तो उनका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोलिनियर से। और एरिया तो अपना ऐसे रहेगा, और एरिया बनेगा तो इस एरिया का वैल्यू कोई दे देगा, इस एरिया का वैल्यू दे देगा, तब यहाँ पर कोई होल्ड कर देगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। दिख रहा तो यहाँ एरिया क्वाड्रेट कर देगा। चलो चलिए इसको करते हैं। आज मैथ है ना, तो आज 6 से 8 ना, उसमें तो मैथ पढ़ाएंगे। 6 से 8, 4 से 6 क्वालिटी नहीं है तो उसमें पूछेगा तो हाथ देना पड़ेगा। तुम लोग को मैथ का डाउट रहेगा उसमें करा देंगे, सोता ही रहता है, क्या करोगे। हम क्वालिटी पढ़ते हैं तो मैथ भी पढ़ते हैं, हो गया सबका। अब एरिया हम ट्रायंगल पढ़े हैं, अब यहाँ क्वाड्रेट भी बोल सकता है। क्वाड्रिलेटरल हाँ, इसी में आएगा ना। मतलब हम उस लेवल पर पढ़ना है कि कोई आपका एक भी छूटेगा, क्वेश्चन कहीं से पूछे तो हम यहाँ सॉल्व कर पाए। अब देखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल पहले बनेगा कैसे, अब समझिए। ये कोई है क्वाड्रिलेटरल, मान लेते हैं हम, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ये पॉइंट दिया रहेगा x1, y1, इनका दिया रहेगा x2, y2, यहाँ दिया रहेगा x3, y3 और यहाँ दिया रहेगा x4,
y4 ऐसे दिया रहेगा आपको। अच्छा, ये इनका क्या होगा, डायगोनल होगा, और ये एक डायगोनल होगा, दो डायगोनल भी होगा इनका, ठीक, दो डायगोनल होगा। अब हम यहाँ समझते हैं इनका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया बराबर मॉड में बनाइएगा, यहाँ पर आप रखिएगा x1, यहाँ पर रखें हम x1 से स्टार्ट करें, यहाँ कर लेना, देखो यहाँ से यहाँ लेंगे x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, यहाँ पर लेंगे x2 माइनस x4, और यहाँ लेंगे y2 माइनस y4। ये है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इनको आप सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। जिनको नहीं है, आपको नहीं आएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लें कि फार्मूला हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपना क्या है, माइनस है दोनों के बीच में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन और भी एरिया हो सकता है। इनका एरिया और कैसे बना सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि एरिया, देखो हम ऐसा क्यों ना करें, ये पार्ट देखिएगा आप, ये पार्ट मैं इन पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर केवल इस पार्ट की बातें करूँ, इन पार्ट की, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इनको ना ही दिखाऊँ आपको, अगर मान लेते हम ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्यों ना ये वन ट्रायंगल हुआ, और एक आपको ये दिखेगा, आपको दिखेगा ये पोर्शन, एक आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक सेकंड ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है, ये सेकंड ट्रायंगल। तो हम ऐसा करें, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को निकाल के एवेलुएट कर दें, और ट्रायंगल का एरिया निकालना जस्ट पीछे हम लोग सीखे हैं, जस्ट पीछे हमने देखा कि ट्रायंगल निकालना कैसे निकालते हैं। तो एक तो ट्रायंगल अपना ये बन गया, देखो ये ABC, और एक ट्रायंगल बनेगा ADC, बराबर। तो हम ऐसा करते हैं, एरिया जो निकालते हैं हम यहाँ निकाल लेते हैं, एरिया किनका, ABC, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC, इनका सम कर दूं एरिया, इन दोनों का अगर एरिया को क्या करूं, एरिया निकाल के सम कर दूं तो भी वैल्यू आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ये किसका है यार, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आए, हमने ये इजी पार्ट में कर दिया। एक तो पूरा ओवरऑल वैल्यू, अगर आपको फार्मूला याद है तब। मान लीजिए कि ऐसा भी केस हो सकता है कि हमें याद ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि फार्मूला हमें एग्जाम के समय फार्मूला नहीं याद हो, तो हम उस समय क्या करेंगे, हमें लेकिन एक तो याद करना पड़ेगा कि हमें एरिया या तो ट्रायंगल का या तो क्वाड्रिलेटरल का, किसी एक को याद रखना पड़ेगा। कोशिश ये करें ट्रायंगल और दोनों याद हो। तो अब इनके लिए हम ट्रायंगल 1 और 2 बनाकर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लिया आपको। अब हम पढ़ते हैं, जो भी ट्रायंगल होता है ना, उनके सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपना चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये ले लें, कोई सेंटर इन ए ट्रायंगल, सेंटर इन अ ट्रायंगल, सेंट्रल इन अ ट्रायंगल। इनमें कैसे करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल एक लेते हैं हम, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, नाम रख दिया A, B और C। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का है x2, y2, और C का है x3, y3। हम बातें कर रहे हैं कि सेंटर इन ए ट्रायंगल, और ये मानते हैं, हमने ट्रायंगल तो दे दिया लेकिन इनका नाम ही नहीं बताया। मान लीजिए ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट है सेंट्रॉइड। अब हम यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला नंबर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब समझ, सेंट्रॉइड के बारे में कौन जानता है, एनीवन? सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो फिर तो मैं बोलूँ आपसे, इनर सेंटर क्या होता है, वो अभी तो ही
वो अभी तो आता है, तो फिर डिफरेंट क्या हुआ? फिर मैं बोलूँ सर्कम सेंटर बाहर से जो अलग अलग हो गया ना, एक एंगल का नाम अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक सेंट्रॉइड बोला, सेंट्रॉइड का मतलब आप समझो, आप सेंट्रॉइड को जो है ना, इन्हें हम ये देखो यहाँ जो ये पॉइंट है ना, पहले हम सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड जो होता है ये ना, मीडियन आप समझते हैं? मीडियन, मीडियन क्या होता है? मतलब जो एकदम एपेक्स से जो नीचे उसको हाफ में बाइसेक्ट कर दिया उसको। मीडियन बाइसेक्ट करता है, हाँ, हाफ में बाइसेक्ट कर दिया। बराबर बराबर है ना? बराबर। मीडियन उसे ही बोलते हैं जो अपने सामने वाले एंगल से आते हुए, देखिए ये पॉइंट आया इनसे और इन पॉइंट को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। और एक यहाँ से आएगा इस एंगल से होते हुए यहाँ जाएगा और इनको भी बाइसेक्ट कर देगा। और एक यहाँ से आएगा और ये पॉइंट, और यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, बराबर। और जो ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट, इन्हें बोलते हैं सेंट्रॉइड सी। हमें इन्हीं का कोऑर्डिनेट निकालना है कि कैसे कोऑर्डिनेट निकलेगा सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड, एक तो बात है सेंट्रॉइड का और होता है, सेंट्रॉइड खुद सेंटर से, जब अपना स्ट्रेट लाइन होता है ना, खुद सेंटर से 2:1 में होता है। मतलब समझो, जैसे मैं बोलूँ, देखो ए नाम रख दे रहा हूँ, DEF, तो मैं AD की बातें करूँ ना, AD जो है ना, ये है AC। अगर मैं सेंट्रॉइड का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, C अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि C है यहाँ पर, हम इनका नाम रख दे रहा हूँ G, यहाँ पर रख दे रहा हूँ AG रेशियो GD, AG रेशियो GD, और ये होता है ऑलवेज 2:1 में। अब बोलेंगे सर इनका मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए यही वैल्यू दिया रहेगा यहाँ से आकर, बाकी कुछ नहीं दिया रहता, तो हमें उन केस में इनका होना भी ज़रूरी है। तो हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे कि ये अपर साइड कितना है, ये कितना है, तो उनसे काम बन सकता है। तो अब एज ए नॉलेज के रूप में था। अब आप समझे, हमें जी निकालना है, तो जी क्या होगा? जो जी होता है ना, वह होता है, देखिए जी भी यहाँ में 2 सेंटर होगा, x, y 2 ही होगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम रख सकता हूँ जी के लिए x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/3 करेंगे, 2 करें, 3 आएगा क्योंकि 3 पर्सन है, बराबर है ना? 3 का मतलब 3 कोऑर्डिनेट। और ये एक हो गया, मान लो ये जी को छोड़कर भी एक्स का वैल्यू रखते हैं, एक्स, और ये वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा y1 + y2 + y3/3। मतलब अगर मैं जी की बातें करूँ ना, जी, तो जी का वैल्यू आ जाएगा x, y, तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये आ जाएगा जी का वैल्यू। ठीक, ये है अपना सेंट्रॉइड। तो हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में एरिया इस टाइप से निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा सेंटर ए ट्रायंगल, तो पहला स्टार्ट किया सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड मतलब मीडियन से मिलकर बना होता है, और मीडियन खुद को जो सेंटर पर 2:1 में डिवाइड करता है। साथ में मीडियन के ये बातें होता है कि मीडियन अपने सामने वाले लाइन को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कंडीशन 90 नहीं बनाता। आप ये सोचते कि सर यहाँ अगर गिरा तो यहाँ पर 90 बनेगा, नहीं, 90 नहीं बनेगा, यही ध्यान रखना। कभी कभी हमें जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉपर्टी, अगर हमें पूछता है प्रॉपर्टी या मीडियन का, तो यहाँ पे ये 90 नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। एडी खुद पर 90 नहीं बनेगा। 90 कौन बनाता है? एल्टीट्यूड, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आप करेंगे, कितना कवर करें?
और लिखवा दे, क्या जगह है, एक ये लिखवा दें। देखो ध्यान देना, ये फार्मूला है, सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये बनाया गया है, ये मेट्राइटिस उसमें डिटर्मिनेंट्स में बनाया गया है, तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कराएंगे आपको। अभी आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए ना, तो ये वाला सिंबल आप नहीं पहचान पा रहे हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स का मैंने एक यूट्यूब पे क्लास बनाया हूँ, बेसिक है ना, आप ये कोशिश करिएगा, आ जाइएगा बी कुमार एकेडमी, बी कुमार एकेडमी, इस पे जाइएगा और यूट्यूब पर वहाँ पे लेक्चर देखिएगा, तो वहाँ पे एक लेक्चर आपको आएगा डिटर्मिनेंट्स का, उनमें मैं पढ़ाया हूँ। आप जाकर वहाँ अगर समझना चाहें तो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो स्पेशल जब इन सब का कभी टेस्ट रहेगा तो हम ये लेसन आपका ले लेंगे, तो हम क्लियर हो जाएगा, जो छूटा रहेगा। केवल आप अभी के लिए ये कर सकती हैं कि आप एज ए नॉलेज के रूप में आप रख सकती हैं, ठीक है। अब देखना होगा वीडियो तो आप क्लास के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इनमें एक क्वेश्चन और बनेगा, अभी मैं थोड़ा उसमें डाउट क्लियर कराता हूँ। वही क्वेश्चन मैक्सिमम वही पूछता क्या है, ये अभी 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, सेंट्राइड पूछा है, ये भी तो हो सकता है सेंट्राइड दे दे और 2 वर्टेक्स दे दे, फिर तीसरा वर्टेक्स पूछ दे हमें। अगर हमें 2 वर्टेक्स दे तो तीसरा वर्टेक्स पूछ देगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अभी तीनों वर्टेक्स दिया था तब सेंट्राइड पूछ दिया, फिर अब हमें ये पूछे थर्ड वर्टेक्स को 2 वर्टेक्स दे दे और थर्ड वर्टेक्स का पूछ दे वैल्यू, इनके लिए हो गया। चलो देखो हम थोड़ा इनके लिए करते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया हो, इसे रफ नहीं करना होगी तो भी उनमें थोड़ा सा बात करना है, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो अगर जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है और करता क्या है, जैसे इस टाइप से बताया, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये है ए और ये है बी और ये है सी, और इनका सेंट्रॉइड हमें कुछ इस टाइप से दे दिया, ये पॉइंट है सेंट्रॉइड। अब ये जी है ना, ये वैल्यू अगर हमें दे दिया ए कामा बी, समझिए
ये वैल्यू कितना दे दिया, a कामा b, इनका पॉइंट हमें दे दिया x1 कामा y1, इनका दे दिया x2 कामा y2 और ये होल्ड कर दिया, और यहीं का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है। ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन कि जरूरी नहीं है कि हमें तीनों कोऑर्डिनेट दे, वर्टेक्स दे, एक वर्टेक्स को आपको पूछ सकता है। अगर एक वर्टेक्स पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इनका वैल्यू निकालना है ना। देखो आप जानते हैं क्या, ऐसे समझा दे आपको, आप बोलेंगे सर अगर हमें ये दिया है ना तो ये a होता क्या है, आप बोलेंगे सर a तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, आपने तो अभी बताया था, यही ना। यहाँ पे देखो g x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये g का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, ये कोऑर्डिनेट मान लो a कामा b है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें x1 का वैल्यू तो दिया हुआ है x1, y2 का वैल्यू तो दिया हुआ है y2, बट इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इनका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसी का तो वैल्यू निकालना है, इन्हीं का तो वैल्यू निकालना है। तो आप बोलेंगे सर 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इन साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वैल्यू मिलेगा 3a बराबर, आप बोलेंगे x1 प्लस x2, ये जो मैं लिखा हूँ रियल में ये है नहीं, इसी का वैल्यू निकालना है हमें, इसलिए मैं आपको इनको कुछ इस फॉर्म में बना रहा हूँ, और ये है x3 और इन्हीं का वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना इनका वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को इस साइड भेज दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x3 बराबर, ये दोनों इस साइड आएंगे तो हो जाएगा 3a में से माइनस x1 प्लस x2, एक तो ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम b के लिए होगा, जो इस साइड b यहाँ पर होगा y3 यहाँ पर, तो आप बना सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ y3 बराबर, यहाँ 3 और b आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमें कोई वर्टेक्स पूछ सकता है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, किसी एक का, लेकिन आपको ये देगा। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं किस टाइप से ये बात कर रहा है। तो अभी तक मुझे ये पूछ रहा था, अब मुझे ये दे दिए, इनमें से किसी एक को पूछ दिया, तो हम ये वाली फॉर्मेट निकाल सकते हैं। अब इधर करें, हम इधर रख पड़ेंगे, कर लें आप इधर। तब आगे चलें। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है इन सेंटर, अगला बनेगा अपना इन सेंटर और ट्रायंगल। इन सेंटर और ट्रायंगल, मतलब ये कैसे बनेगा, हम बोलेंगे कि ये हमारा ट्रायंगल है और ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है,
इन सेंटर में एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, देखो यहाँ से बाइसेक्ट करते हुए एक पॉइंट आएगा ये, इनको बाइसेक्ट करते हुए एक पॉइंट आएगा ये, और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये पॉइंट आएगा ए। ठीक है, और ये पॉइंट जो आएगा ना, ये पॉइंट, इन पॉइंट को बोलेंगे इन सेंटर का मतलब आई, क्या लेंगे आई। और यहाँ से एक सेंटर यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, ये आएगा अपने पास, देखना एक ऐसे, ये कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा, देखना ये, और ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना ये क्या रखता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वल पार्ट। ठीक, अब हमें आई का वैल्यू पूछेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, इनका दिया हुआ है x2, y2, और इनका दिया हुआ है x3, y3। समझ में आ रहा है? हमें आई का वैल्यू पूछेगा, x1, y1, x2, y3 एंड ये। अच्छा, सेकेंड बात क्या दिया रहेगा, इनका हमें साइड दिया रहेगा, मान लो ये साइड दिया रहेगा, ए के सामने ए मानते हैं, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और ये सी के सामने दिया रहेगा सी, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया रहेगा बी। ये समझ में आ रहा है? मतलब आपको ट्रायंगल देगा, ट्रायंगल के तीनों साइडें दे देगा आपको, और वर्टेक्स भी दे देगा, और ये इनर सेंटर हमसे पूछेगा, मतलब ये इन सेंटर क्या होता है, तो हम लिखेंगे इन सेंटर। आप समझिएगा, आई बराबर कैसे करेंगे, आई बराबर ठीक है, आई बराबर हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि देखो आई बराबर हमें दिया है ना, हम ये करते हैं कि जो इनके सामने का, इस वर्टेक्स के सामने का साइड होगा, मतलब मैं बोलूँगा ए, और इनका वर्टेक्स क्या है यक्स, ए x1 प्लस बी लीजिए, बी के सामने कौन है बी, तो लेंगे बी, और यक्स की बातें कर रहा हूँ तो यहाँ होगा x2 प्लस, अब ये सी है, सी साइड सी ले रहे हैं तो इनका x3 अपॉन जो साइडें हैं a प्लस बी प्लस सी। ये किसके लिए बातें कर रहा है, x के लिए। देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा, दरअसल ये i का मतलब समझ रहे हो आप, i का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ दूसरे वर्ड में, तो i का वैल्यू आ रहा है i बराबर x, y, और ये x का मतलब ये है, कॉमा y का मतलब क्या है, ये y के लिए क्या लेंगे, सेम टू सेम यही रहेगा, जहाँ x1 है वहाँ y1 होगा, y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। समझ में आया कैसे निकल रहा है, समझ में आया? इन सेंटर समझिए, इन सेंटर का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर का मतलब एक ट्रायंगल जिनमें तीन साइड दिया होगा, ए बी सी, तीन साइड जिनमें तीन वर्टेक्स दिया होगा। वर्टेक्स कौन कौन सा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीन वर्टेक्स दिया है। अब हमें बोलेगा ये आई है ना, आई, इनको बताइए, तो पहले हम बोलेंगे आई बना कैसे होगा, जो भी एंगल होगा उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक साइड आएगा, बाइसेक्ट करते हुए, और ये बाइसेक्ट जहाँ पर ये आपस में कट करेंगे उनको बोलेंगे इन सेंटर। इनके अंदर एक इन सेंटर बना होगा, सर्कल बना होगा। अब इन्हीं का हमें बोलेगा, अब बताइए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा इन सेंटर x, y कर लूँ। हम यक्स के लिए बातें कर रहे थे, x1 के साथ सामने वाला साइड a x1 प्लस b है तो b x2 प्लस इसके लिए c x3। सेम टू सेम यही काम y के साथ करेंगे, y देखो y है ना, y के साथ करेंगे y1 a y1 प्लस b का, तो b y2 प्लस c का c y3। अब ये करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा कौन है, ये इन सेंटर। ठीक है, नहीं समझ में, क्वेश्चन इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। आप अभी समझिए कि इन सेंटर को कैसे कहते हैं, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बेस पर हमें समझ में आएगा। अभी मैं केवल फार्मूला रख रहा हूँ,
जब क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो सारी चीज़ें डाउट क्लियर होगा। अभी हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, जैसे हम उन पर जब फार्मूला लगाएं तो हम ये बता पाएँ कि देखो हमने इन सेंटर के बारे में ऐसे बताया था, तो आप हम डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, करिएगा। एक इसी पर अगला है एक सेंटर, अगला लिखवा दे रहा हूँ, एक्स सेंटर। आवाज नहीं। अब इनके लिए बातें करते हैं। अब ये समझ लें कि उसके बाद बताएं इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर का मतलब तीन सर्कल होगा, और ये लाइन टेंजेंट होता है। टेंजेंट पता है ना, सर्कल को टच करते हुए निकले तो तीन सर्कल होगा, और तीन सर्कल का तीन टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट कुछ इस तरह से पास हो रहे हैं कि ये एक दूसरे को टच करते हुए निकल रहे हैं। ये यहाँ पर है, ये टच किया हुआ है, और इनसे एक ट्रायंगल बीच में बनेगा। और इस ट्रायंगल जो है बीच में हम ये बनाया ना, इनका ट्रायंगल दिया हुआ है और इनका साइड दिया हुआ है। इनका साइड ए, इनका साइड बी, और इस वाले का साइड सी है। और इन सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। सेंटर मतलब इन सेंटर आई दिया हुआ है। हमें यही आई के बारे में वैल्यू पूछेगा कि आई को हम कैसे, इनका कोऑर्डिनेट क्या है, इनका कोऑर्डिनेट क्या है, इनका कोऑर्डिनेट। अभी हमने आई निकाला तो सीखा, यहाँ पर सीखा ना हमने कैसे आई निकाला जाता है। उनके लिए फार्मूला जानता था, आपको केवल यही फार्मूला लगाना है। बट करना क्या है, हमें लिखना है I1। पहले हम लिख रहे हैं I1 का, I1 बराबर I1 है ना, पहले आई के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखो स्टार्टिंग एक्स को माइनस कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं पहले वाले को, मतलब अगर इनको माइनस करेंगे ना, ए को माइनस करेंगे, यहाँ पर बनेगा क्या फार्मूला, माइनस ए x1 प्लस बी
x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला है। अब ये मत पूछिएगा सर ये आया कैसे, अभी आप ये जाने कि ये फार्मूला है इन सेंटर के निकालने के लिए, मतलब कैपिटल आई के लिए I1। ऐसे ही I2 हमारा क्या आएगा, I2। अब देखो हमने किसको माइनस किया, A को माइनस कर दिया, अब B को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा A x1 प्लस B, हाँ माइनस कर दूँ B को, माइनस B x1 x2 प्लस C x3 अपॉन A माइनस B प्लस C। क्या ये पूरा निकला है? नहीं। अभी आप बोलेंगे सर ये अपना एक और होगा इनका कोऑर्डिनेट, माइनस B1 BY1 माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, बराबर है ये। जैसे यहाँ देखो 2 निकाल रहे थे, तो ऐसे ये भी 2 निकालना पड़ेगा, x का भी y का भी। हाँ ये अब y के लिए क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर A y1 माइनस B y2 प्लस C y3 अपॉन A माइनस B प्लस C। थर्ड के लिए I3 क्या होगा, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। I3 लेंगे, अब I3 में C को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा ax1 प्लस B x2 माइनस C x3 अपॉन A प्लस B माइनस C कॉमा ay1 प्लस by1 माइनस C y ab2 है ना, y3 अपॉन यहाँ हो जाएगा A प्लस B माइनस C। ये हो जाएगा हमारा इन सेंटर का 3। कैसे बनाया समझ में आया? ये मैंने आपको समझाने का, देखो A पहला माइनस है, सेकंड B माइनस है, थर्ड C माइनस है। अब यहाँ बॉटम में भी रखेंगे उसे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब लिख लिया आगे, तब चले हम हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है। आपका अभी तो लेसन है अपने पास, मैंने स्टार्ट तो अभी किया, तो हमें लग रहा है समथिंग 6-7 अभी आप पीछे है, 6-7 लेसन।
बाकी अभी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन हम 11 अब आप 12th कर चुके हैं, अब अच्छा 12th में जाएंगे, अब 11th कंप्लीट हुआ है तो अभी मैं 11th का पोर्शन कंप्लीट करा दे रहा हूँ। मतलब आफ्टर 2 मंथ में 11 का पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप एनडीए में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब क्योंकि एनडीए में ना 11th का जो पोर्शन आता है वो 60% आता है, और 11th एग्जाम एनडीए एग्जाम निकालने के लिए केवल मैथ का आपका 60% हो जाए तो भी काम हो जाएगा। मतलब आप 11th का पोर्शन भी प्रॉपर अगर जैसे बताया जा रहा है, अगर उस प्रॉपर वे पे कर पा रहे हैं तो आप 11 बेस के लिए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रहा? पूर्ण बेस के लिए हमें करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने कुछ लेसन पढ़ाया हूँ, आपका जो जुड़ा रहेगा तो मैं उसको कवर कराता रहूँगा, बाकी न्यू लेसन स्टार्ट करते रहेंगे। हो गया, चलो आगे। क्या मैं बेसिक से पूरा बता रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया हूँ। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगा जो ये नहीं लगेगा कि सर ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है। तो मैं उस लेवल पर आपको प्रॉपर करा रहा हूँ सब प्रिपेयर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपना है आर्थो सेंटर। नेक्स्ट है आर्थो सेंटर। पहले ये समझे कि आर्थो सेंटर होता क्या है। अभी हमने सेंट्रॉइड पढ़ा, फिर मैंने इन सेंटर पढ़ा, अब मैं पढ़ रहा हूँ आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, देखें ये होता है कोई ट्रायंगल। चित्र का बहुत मायने है, ये आप जो देख रहे हैं ना ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी ये दिया हुआ है हमारा x1 कामा y1, ये दिया हुआ है x2 कामा y2, और ये दिया हुआ है x3 कामा y3। होता क्या है, इनसे एक लाइन ऐसे होगा जो कि 90 बनाएगा, इनसे एक लाइन होगा ये 90 बनाएगा, और इनसे एक लाइन ऐसे निकलेगा जो कि खुद में 90 बनाएगा। और ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। समझना, एल्टीट्यूड है और ये बोला जाता है एल्टीट्यूड। मतलब मैं अगर इनका नाम दूं, ये होगा डी, ये होगा ई और ये होगा एफ, तो हम बोलूं, मैं बोलूं कि देखो ए डी कामा बी ई कामा सी एफ, ये है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और इनका काम क्या है समझो। एल्टीट्यूड खुद को सामने वाले, देखो एंगल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट रूल। यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट करता था इन सेंटर में, याद है ना, इन सेंटर बाइसेक्ट करता था और साथ में डिवाइड करता था इक्वल पार्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आर्थो सेंटर में ये करेगा कि जो हमारा सामने वाला साइड होगा ना उनको 90 बनाएगा, ना कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन करता था, सेंट्रॉइड। जबकि एल्टीट्यूड, जब आर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड होता है जो कि इनको 90 डिग्री में करता है, ना कि इक्वल पार्ट में। केवल ये समझना है। और हमें ओ पूछेगा, यहाँ भी ओ हमारा क्या होगा समझो, आर्थो सेंटर में ओ जो हमारा होगा, मतलब ये बोला जाता है आर्थो सेंटर ओ, ये होगा हमारा समेशन x1 tan थीटा अपॉन समेशन tan थीटा। अब ये लिख लें, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बताया जाएगा y1 tan थीटा अपॉन समेशन tan थीटा। समेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, सम होता है, सभी का सम, ये तो होगा। अच्छा दूसरी बात ये होगा, अगर ये ट्रायंगल ही राइट एंगल है, ये ट्रायंगल हमारा क्या है, एक तो आर्थो सेंटर है बट वह किस में बन रहा है, राइट एंगल में। मतलब जैसे मैं बोलूँ ये है अपना राइट एंगल, ये है अपना राइट एंगल ए बी सी, ये अपना राइट एंगल, और इनसे कुछ इस टाइप के बन रहा है ये। अब ये राइट, ये आर्थो सेंटर ओ, और ये आपको पता है ये AC जो है लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा
ऑर्थो सेंटर में, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वह होगा x1 कामा y2 जब एंगल थीटा हमारा π/2 होगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू, नहीं तो इनके लिए ये वैल्यू होगा। ऑर्थो सेंटर समझ में आया कैसे निकालें? डायरेक्ट इस पॉइंट का वैल्यू जो होगा वो x1 और y1, x1 कामा y1, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थो सेंटर का क्या फार्मूला होता है, इन जनरल क्या फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है, उन बेस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब बार बार कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट समझिए, ऑर्थो सेंटर तो हो गया। अगला, अच्छा चलो अच्छा इसमें अभी साइड है नहीं, आगे बताते हैं। अगला हमारा है ऑर्थो सेंटर हो गया सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर में ना हमारा, पहले आप डायग्राम समझे। ये है ए जिनका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, ये है बी जिनका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, ये है सी जिनका कोऑर्डिनेट है x3 कामा y3। इनमें होता क्या है? इनमें ना ये ऐसे आएंगे, 90 भी बनाएंगे और सामने को परपेंडिकुलर भी कर देंगे, बाइसेक्ट भी कर देंगे, 90 भी बनाएंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। और एक साइड आएगा ये ऐसे जाएगा, 90 भी बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा। देखो इनमें दोनों केस हो रहा है, बाइसेक्ट 90, बाइसेक्ट 90। अभी केवल मैंने पढ़ा था 90 होता है तब जब एल्टीट्यूड से बनता है, और उनको बोलते हैं ये ऑर्थो सेंटर। केवल एंगल बाइसेक्ट करता है तो हम उन्हें बोलते थे सेंट्रॉइड, याद है ना? फर्स्ट वाला एकदम फर्स्ट वाले में सेंट्रॉइड था। सेंट्रॉइड मतलब इक्वल पार्ट में करता है। आर्थो सेंटर देखो यहाँ पर पड़ा हो गया, आर्थो सेंटर 90 बनाता है, लेकिन ये बोथ दोनों, और ये है सरकम सेंटर, और इनके बाहर एक इनके बाहर एक सर्कल होता है। जैसे इनमें इन आर्थो सेंटर में ना, इन सेंटर में एक सर्कल अंदर होता था, आर्थो सेंटर में यहाँ एक सर्कल होगा, कुछ वह सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा, देख लेना, बहुत बेटर तो नहीं बना पाएंगे। जो इनको आर्ट अच्छे से आता होगा वो बढ़िया बनाना अच्छे, ठीक। अब देखना ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर होगा ना, इन सेंटर का कुछ नाम दे दें, क्या नाम दूँ? सी नाम दे दें, चलेगा? सेंटर है तो सी ही नाम दे रहे हैं ये। अब हमें सी निकालना है, क्लियर? अब इनमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखो समेशन x1 sin 2 थीटा अपॉन समेशन sin 2 थीटा, कामा दिख रहा है यहाँ पर समेशन y1 sin 2 थीटा अपॉन समेशन sin 2 थीटा। करें आप इतना, अच्छा इनमें एक तो इनमें भी केस बनेगा। देखो इनमें क्या केस बन सकता है, अगर जैसे ये 90 है वैसे वो अभी तो 90 हो सकता है, यहाँ 90 है ना अपना, ये 90 पर अगर हमारा आर्थो सेंटर में 90 बन रहा है तो सरकम सेंटर में भी 90 बनेगा। जब 90 बनेगा तो वहाँ के लिए हमारा सेंटर बदल जाएगा, जो हमारा आर्थो सरकम सेंटर आ रहा है वहाँ आ जाएगा x2 + x3/2, समझना। यहाँ पर क्या रखेंगे c, जब हम बोले ये 90 बन रहा है, ये साइन है, तो यहाँ पर हमारा सी जो होगा, वेन लिख दे रहा हूँ, वेन ट्रायंगल राइट एंगल RIGHT राइट एंगल हो, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करें यहाँ पर देखो लिख सकते हैं हम x2 + x3/2 कामा y2 + y3/2, ये हो जाएगा हमारा सी। समझ में आया? जब हमारा थीटा = π/2 होगा। अभी ये केवल फार्मूला है और फार्मूला आपको समझा के केवल बताया जा रहा है, जब इस पर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो चीज़ें एकदम क्लियर होगा। इसलिए हमने आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि ये मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाउंस हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा भी हो रहा होगा इन सभी क्लास में, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें एकदम इजीली समझ में आएगा।
बराबर। जिनको भी लगेगा ये क्या चल रहा है, तो आप ये समझिएगा कि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उन पे ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास हर एक डाटा होगा और उन डाटा पे हम काम करेंगे। बराबर। जैसे एक इंजीनियर होता है, वो अपना कोई भी फ्लैट बनाता है या कोई किसी भी प्लेस पर कोई वेल्डिंग खड़ा करता है ना, तो वहाँ पर वो पहले क्या बनाता है, आर्किटेक्चर आते हैं, आर्किटेक्चर के आने के बाद उनके डिज़ाइन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उनके बाद उस पर काम होता है। तो हम वही काम करा रहे हैं कि हम अभी आपको केवल प्लेटफार्म बना रहे हैं कि हमें इन लेसन में क्या क्या आ सकता है। जो चीज़ें हमें नीड होगा उन नीडों को वहाँ जाने से बेटर है कि पहले ही जान लें, फिर हम उन पर काम करेंगे डायरेक्ट। तो हमें बताने में और आपको समझने में दोनों लोगों को क्या होगा, ईजी होगा, और उस बेस पर हम क्वेश्चन को ईजिली वे में बना पाएंगे। तो अभी तो काम यही कर रहे हैं केवल, आप कर लें तो आगे चलें। चल रहा है क्वेश्चन, कुछ कराएंगे क्वेश्चन, इसी में अभी क्वेश्चन चल रहा है ना, करा देंगे, उसके बाद हम चालू कर देंगे, सर्कल स्टार्ट कर देंगे। हो गया, चले अब आगे पॉइंट देखो। अभी तक हम केवल सेंटर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, बट स्ट्रेट लाइन तो अभी कुछ आया भी नहीं है। अभी हमने केवल ट्रायंगल पढ़ रहा है कि ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल भी आता है, तो हम कैसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पढ़ा तो कोऑर्डिनेट में एक दो ये लाइन पास हो रहा था तो ट्रायंगल नहीं बन गया, तो ट्रायंगल से क्वेश्चन क्या बन सकता है उनसे मैंने बना दिया। अब आगे चलेंगे कि अब स्ट्रेट लाइन में कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट और है लोकस, उनके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम रहेगा तो आज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल में भी अभी ये चलेगा ही। कल पूरा का पूरा अपना स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। कल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा अपना। एक पॉइंट होता है लोकस, देखिए लोकस, लोकस पॉइंट, लोकस पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, दो कोऑर्डिनेट, ये मान लेते हैं दो कोऑर्डिनेट, और इन कोऑर्डिनेट पे x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है, और ये कोई पॉइंट है, मान लो यही लोकस पॉइंट है, ये पॉइंट को बोलते हैं लोकस पॉइंट।
लोकस पॉइंट जिनका हम मान देते हैं h, k। अब यही आपसे पूछेगा इनका कोऑर्डिनेट बताओ, x, k का हमें क्या पूछेगा कोऑर्डिनेट, कि हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इनके लिए लोकस पॉइंट हम करते क्या है, देखना ये जो ये h है ना, हम लिखेंगे h माइनस x1 पहले x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया x के लिए। अब इनके लिए लेंगे k माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर सेम टू सेम यही प्रोसेस उनके साथ। पहले हम किसको करेंगे, इनमें h माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है अपना लोकस। मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल वे में बात करूं, अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बात करूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट हमने दे दिया P। हमने केवल कोऑर्डिनेट की बात नहीं किया, केवल पॉइंट की बात किया। तो उस पॉइंट के केस में होगा क्या कि PA का होल स्क्वायर, PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा हूँ मैं, इनको बोलूँगा मैं इक्वल लोकस पॉइंट, इक्वल लोकस पॉइंट बराबर। तो यहाँ पर होगा PA बराबर PB, मतलब मैं कह सकता हूँ PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। ये अपना दोनों एक ही है और ये आप समझ रहे हैं, डिस्टेंस की फार्मूला लगा के निकालते हैं, वही है ये लोकस पॉइंट। ये कैसे निकाला जाता है।